तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी को हमने डिस्कस किया और वहां पर हमने देखा जब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कोई भी बेसिक सैलरी मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, फीस कमीशन एटसेट्रा मिलता है, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उसके अलावा और कोई अदर अलाउंस मिलता है, कोई फैसिलिटीज दी जाती है, परक्विजिट्स दी जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी आपका इनकम अंडर दी हेड सैलरी टैक्सेबल रहते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से पता चल पा रहा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे कोई इनकम जो है अराइज हो रही है और वह जो इनकम होगी आपकी इनकम टैक्स के तहत टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली इनकम टैक्स के तहत जो है, जो आपकी रेंटल इनकम होती है, जो आपकी रेंटल इनकम होती है, आप किसी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं और वहां से आपको रेंट रिसीव होता है, तो यह जो रेंट आप रिसीव करते हैं यह टैक्सेबल होता है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कोई रेंट पर देते हैं, गोडाउन है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी रेंट पर देते हैं वो भी आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होगी। उसके अलावा आपने कोई होटल है जो रेंट पर दे दिया है तो वो भी आपका इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने रेंट पर दी है और उस बिल्डिंग के साथ कोई लैंड जुड़ी हुई है, ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं इसके साथ में ये जो लैंड है ये भी रेंट पर दे दी गई है, तो ऐसे में बिल्डिंग के साथ जो लैंड रेंट पर दी गई है वो भी आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। आप कोई फैक्ट्री रेंट पर देते हैं, कोई गोडाउन रेंट पर देते हैं, कोई कमर्शियल कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पर देते हैं तो वो भी आपका इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। तो दैट मींस रेंटल इनकम चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो, वो आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। दी एनुअल वैल्यू को आप एक बार के लिए यहां पर रेंटल वैल्यू कह सकते हैं। द रेंटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting of any building or land apartment thereto of which the SSC is the owner। तो अगर कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड भी जुड़ी हुई है तो वो भी जो है आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए ये सिर्फ एक लैंड है, यहां पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है और ये सिर्फ लैंड जो है वो रेंट पर दी गई है, तो क्या यह इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। यहां पर कहा गया है कोई बिल्डिंग, तो पहले बिल्डिंग का होना जरूरी है और उस बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड जुड़ी हुई है तो वो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। अगर कोई बिल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ लैंड है, वेकेंट लैंड है, खाली प्लॉट है, वो आपने रेंट पर दिया है, तो वो आपका इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। उसके अलावा बताया गया कि जो व्यक्ति रेंट रिसीव कर रहा है उसका ओनर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है और इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग इनके पास है जिसके ये ओनर है और ये मिस्टर वाई को इसको रेंट पर दे देते हैं, तो यह जो रेंटल वैल्यू होगी मिस्टर एक्स जो रिसीव करते हैं रेंट, वो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। एक दूसरे एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मिस्टर एक्स हैं जो कि ओनर है एक बिल्डिंग के, और ये मिस्टर वाई को यह जो बिल्डिंग है यह रेंट पर देते हैं, लेट से 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए हर महीना रेंट है इसका जो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देते हैं। तो यह जो रेंटल इनकम है मिस्टर एक्स के हाथ में इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, अब ये जो मिस्टर वाई है, अब हो सकता है ये जो इन्होंने बिल्डिंग रेंट पर ली है इसके अंदर कोई बिजनेस किया जा रहा हो या कोई प्रोफेशन रन किया जा रहा हो, तो ये इनके लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। यहां इनके लिए इनकम है, यहां मिस्टर वाई के लिए एक्सपेंस है। अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए पे किया जा रहा है तो ये एक बिजनेस एक्सपेंस है जिसकी वो छूट लेंगे, जो कि
उनके लिए बिजनेस का खर्चा है जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए ये इनका पर्सनल खर्चा है, दैट मीन्स कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन नहीं किया जा रहा है, ये जो है इन्होंने अपने रहने के लिए ये बिल्डिंग रेंट पर ली है, तो ये एक इनका पर्सनल एक्सपेंस है, ये इनको इनकम टैक्स के तहत कहीं पर भी अलाउ नहीं होगा। जैसा हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, जो भी आप इनकम अर्न करते हैं उसमें से पर्सनल एक्सपेंस आपके अलाउ नहीं किए जाते। हालांकि रेंट के केस में, जो कि एक पर्सनल एक्सपेंस है, सेक्शन 80 जीजी जो रेंट के केस में कुछ डिडक्शन आपको देता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 जीजी को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि जो आप पर्सनल रेंट पे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसकी छूट आप कैसे लेंगे। अब यहां पर हम इसके अलावा कोई और केस डिस्कस करना चाहते हैं, और वो केस है कि मिस्टर वाई के द्वारा यह जो प्रॉपर्टी है जो उसने 50,000 पर मंथ रेंट पर ली है, 50,000 पर मंथ रेंट पर ली है, ये अब मिस्टर वाई इसको मिस्टर जेड को रेंट पर दे देते हैं। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। यहां पर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई ने रेंट पर ली, फिर मिस्टर वाई ने फर्दर रेंट पर आगे मिस्टर जेड को दे दी, और ये इसके लिए 60,000 पर मंथ जो है रेंट चार्ज करते हैं। तो क्या अब मिस्टर वाई को जो 60,000 रुपए पर मंथ रेंट के नाम के मिलते हैं, क्या वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 22 में बताया गया कि रेंटल इनकम अगर अर्न करते हैं तो वो तभी टैक्सेबल होगी अंडर द हाउस प्रॉपर्टी जब आप उसके ओनर हैं। तो मिस्टर वाई जो रेंट रिसीव कर रहे हैं, यहां पर मिस्टर वाई रेंट तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, वो ओनर नहीं है। तो अब बात आई ऐसे में कि यह मिस्टर वाई के लिए किस हेड में टैक्सेबल होगी, तो इसका आंसर है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड में ये जो इनकम है 7,20,000 रुपए, 60,000 इंटू 12 मंथ्स, और इसमें से माइनस किया जाएगा जो इन्होंने 50,000 पर मंथ का जो रेंट पे किया है, माइनस किया जाएगा रेंट पेड, तो ये आपका आ जाता है 6 लाख रुपए। तो यहां पर मिस्टर वाई के हाथ में 1,20,000 रुपए अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होंगे। तो ये जो रेंट पेड है ये अंडर सेक्शन 57 अलाउ किया जाता है। जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को रीड करेंगे तो वहां पर देखेंगे सेक्शन 57 कहता है कि अगर अदर सोर्सेज हेड में कोई इनकम अर्न की गई है और उसके लिए कोई खर्चा किया गया है तो वो खर्चा अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब यही था कि जब आप ओनर हैं और आप रेंट रिसीव करते हैं तो वो आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा, और अगर आप ओनर नहीं हैं और आप रेंट रिसीव करते हैं तो वो आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। उसके बाद अब मान लीजिए आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप अपना कोई प्रोफेशन रन कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगी। अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही में ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो ऐसा बिजनेस वहां पर किया जा रहा है जो जिसका प्रॉफिट जो है इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्सेबल है, चार्जेबल है। अब मान लीजिए मेरी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर बेसिकली 4 जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। ये जो मैं फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर है ये मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करता हूं, और ये जो ऊपर वाले थर्ड और सेकंड फ्लोर है ये मैंने रेंट पर दिए हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा यह कि यह जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है यह जो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा, और ये जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है जिसपे रेंट रिसीव किया जा रहा है, इनसे जो रेंट आता है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज की जा रही है
तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर मान लो पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग यूज किया जा रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो जितना पोर्शन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया जाता है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके अलावा जो पोर्शन बच जाता है जिसमें बिजनेस या प्रोफेशन रन नहीं किया जा रहा है वो आपका इनकम अंडर द हेड। तो यहां पर कहा गया कि एनुअल वैल्यू, रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टेंट देयरटू of which the assessee is the owner other than the portion of such property as the may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property। तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बिल्डिंग का होना जरूरी है, और बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड है तो वो भी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। दूसरी बात, जो बिल्डिंग का जो भी पोर्शन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया जाता है वो आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। जो पोर्शन बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है वो आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। चलिए, उसके बाद ये जो बाकी बातें हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैंड को अगर आप रेंट पर देते हैं, सिर्फ लैंड है कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर बिल्डिंग के साथ कोई लैंड जुड़ी हुई है वो आप रेंट पर देते हैं तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। ये आप रीड कर सकते हैं यहां से। उसके अलावा अब मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं उसको सेल कर देता हूं। मान लो मैंने 10 लाख रुपए की कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई बिल्डिंग खरीदी थी, उसको मैंने 15 लाख रुपए का बेच दिया, तो क्या ये जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या ये मेरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। जो सेल परचेज ऑफ बिल्डिंग है वो आपकी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल होती है। जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है वो एक कैपिटल एसेट होती है, और कैपिटल एसेट को जब आप सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होता है, जिसको हम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अब मान लीजिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का बिजनेस है, मैं कोई बिल्डिंग परचेज करता रहता हूं, फिर उसको सेल कर देता हूं, फिर और बिल्डिंग परचेज करता हूं, फिर सेल कर देता हूं, तो ऐसे में ये जो प्रॉफिट होगा सेल परचेज का, ये मेरा इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर लेटिंग आउट का जो है इनकम है, दैट मींस रेंटल इनकम है, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्सेबल होगी। If the income is from sale or purchase of house property, it will be taxable under the head capital gain। अगर प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने से कोई प्रॉफिट होता है वो आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। However, if the sale purchase is part of a business, मेरे बिजनेस का पार्ट है, मैं बिजनेस यही है कि मैं सेल परचेज करता रहता हूं प्रॉपर्टीज की, तो इन दैट केस ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए, उसके बाद अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग में खरीदता हूं बेचने के लिए, तो वो बिल्डिंग जब तक नहीं बिकती है वो मेरे लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस ही सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी खरीदता बेचता हूं, तो ऐसे में ये इनकम अंडर द हेड हाउस बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। लेकिन अब मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी है और मैंने उसको रेंट पर दे दिया। मेरा बिजनेस तो है सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी उसको मैंने रेंट पर दे दिया, तो वो जो इनकम है वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी। तो ध्यान रखें कि अगर मेरा बिजनेस सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है और मैंने कुछ समय के लिए जो है मेरी प्रॉपर्टी कोई खाली पड़ी थी वो मैंने रेंट पर दे दी, तो वो जो रेंट रिसीव होगा वो क्या है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बिजनेस ही हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने का है।
मान लीजिए मैंने कोई पीजी बनाया, पेइंग गेस्ट, जहां पर मैं स्टूडेंट्स को जो है वो जो अपनी रूम है, अपने जो फ्लैट्स हैं वो रेंट पर देता हूं, तो मेरा बिजनेस ही यहां पर क्या है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो यह जो इनकम है यह बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। तो ध्यान रखना है, अगर मैं रेंटल इनकम अर्न कर रहा हूं लेकिन मेरा बिजनेस जो है रेंटल इनकम का नहीं है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और मान लीजिए मेरा बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। सिमिलरली, if any person has business of letting out of house property, income shall be taxable under the head business or profession। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी ही इसलिए है कि मैं उनको रेंट पर दूंगा, तो मेरा बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगा फिर, बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, जिसके पास क्या है, 500 फ्लैट है फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग आउट, और ये 500 फ्लैट्स का क्या कर रहे हैं, उनको रेंट पर दे रहे हैं, तो इन दैट केस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। If any person is holding house property for the purpose of sale purchase, but it has been let out for some time, income shall be taxable under the head house property। क्योंकि मेरा यहां पर बिजनेस है सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, खाली पड़ी थी, जिसको मैंने रेंट पर दे दिया, तो इन दैट सिचुएशन वो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। तो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, आपको देखना यह होगा कि मेरा बिजनेस क्या है। अगर बिजनेस रेंटिंग के अलावा और कुछ है, तो मेरी रेंटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी, और मेरा बिजनेस ही रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में रेंटल इनकम जो है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन टैक्सेबल होगी। चलिए, उसके बाद ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर ओनर है मिस्टर ए, जो मिस्टर बी को जो है अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे देते हैं, और मिस्टर बी जो है आगे यह बिल्डिंग मिस्टर जेड को रेंट पर दे देते हैं। तो मिस्टर बी को मिस्टर जेड से जो रेंटल इनकम मिलेगी वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। रीजन ये है कि मिस्टर बी जो है वो ओनर नहीं है। उसके बाद अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर लिखा है ग्रोस एनुअल वैल्यू, जिसको फिलहाल मैं अभी एक बार के लिए रेंटल वैल्यू लिख देता हूं। जो भी रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर साल भर में अर्न किया वो आपका यहां पर आ जाता है। अगेन मैंने कहा अर्न किया, यहां पर मैंने रिसीव वर्ड यूज नहीं किया। दैट मींस मान लीजिए आपने बिल्डिंग को रेंट पर दिया 12 महीने के लिए, ड्यूरिंग द ईयर आपको सिर्फ 10 महीने का रेंट मिला है, 2 महीने का रेंट मिलना बाकी है, तो आपका 12 महीने का रेंट यहां पर टैक्सेबल होगा। अब उसमें से आप क्या कम करेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आप टैक्स पे करते हैं, जिसको म्युनिसिपल टैक्सेस कहा जाता है। जो भी बिल्डिंग है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग यह टैक्स पे किया जाता है। नॉमिनल अमाउंट होती है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है। हालांकि जो भी अमाउंट है, जो भी आप पे करेंगे, वो आप उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे, उसको अपनी रेंटल वैल्यू से कम करेंगे। और यह जो डिडक्शन मिलती है यह पेमेंट बेसिस पर मिलती है। दैट मीन्स अगर आप पेमेंट करेंगे तो छूट मिलेगी, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो छूट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2019-20 में मेरी रेंटल वैल्यू थी 6 लाख रुपए, और प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए मुझे म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। म्युनिसिपल टैक्सेस है 10,000 रुपए के, जिनको मैंने पे किया मान लीजिए 1 जुलाई 2020 को। तो अब क्या मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में 10,000 रुपए की पेमेंट की? द आंसर इज नो। तो मुझे छूट यहां पर नहीं मिलेगी, 6 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू पर ही टैक्स देना होगा। ये छूट मिलेगी जिस साल में आपने पेमेंट की है उस साल में। तो जब मैं प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैलकुलेट करूंगा, वहां पर मैं 10,000 रुपए की छूट क्लेम कर लूंगा, जो मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं उसके लिए। उसके बाद जब आप म्युनिसिपल वैल्यू कम कर देते हैं, टैक्सेस को कम कर देते हैं, तो आपकी आती है नेट एनुअल वैल्यू।
और नेट एनुअल वैल्यू से आपको दो छूट मिलती है। एक छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन और 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। आपने देखा था इनकम अंडर दी हेड सैलरी, एक डिडक्शन आपको दी गई 50,000 रुपए की, जिसको बोला गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहां पर भी हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत आपको एक छूट दी जाती है 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। इसका मतलब ये जो हमारा 6 लाख रुपए का रेंट आया था, जिसमें हमें म्युनिसिपल टैक्सेस की छूट नहीं मिली थी, यहां पर अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, जो कि आपकी हो जाती है 6 लाख का 30% 1,80,000। तो मेरी रेंटल इनकम रह जाती है 4,20,000। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे 6 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना, मुझे टैक्स देना है 4,20,000 रुपए पर। तो जब कोई आपका क्लाइंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसकी इनकम है, रेंटल इनकम वो अर्न करता है, तो सीधा सा मतलब है जितनी रेंटल इनकम उसने अर्न की उसका फ्लैट 30% उसको डिडक्शन मिल जाती है। चाहे रेंटल वैल्यू 1 रुपया है, 10 रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद आपको एक और छूट मिलती है, और वो छूट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, आपने कोई बिल्डिंग बनाई जिसको आप रेंट पर देते हैं, अब वो बिल्डिंग जो आपने बनाई उसके लिए आपने क्या किया, 50 लाख रुपए का लोन लिया, और वो लोन जो आपने लिया उस पर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने इंटरेस्ट की आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी सेक्शन 24B के तहत। हालांकि इस छूट को लिमिटेड किया गया है 2 लाख रुपए तक, वो हम देखेंगे। मैक्सिमम छूट आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज की मिलती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए अगर कोई लोन लिया है किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से या फिर किसी भी व्यक्ति से, यहां पर यह नहीं कहा गया कि आपको बैंक से ही लोन लेना है या किसी एनबीएफसी से लोन लेना है, आप किसी से भी लोन ले सकते हैं, मिस्टर XYZ ABCD राम श्याम, किसी से भी लोन ले सकते हैं, और उसको जो आप ब्याज देंगे वो आप क्या करेंगे, छूट क्लेम करेंगे सेक्शन 24B के तहत। और इस इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है उस पर आपको टैक्स देना होता है, जिसको कहा जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखें, जब भी आप कोई लोन लेते हैं उस पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। जनरली जब आप बैंक से लोन लेते हैं या एनबीएफसी से लोन लेते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पर आप पे करते हैं ईएमआई। इस ईएमआई के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन सा कंपोनेंट, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आपकी लोन की वैल्यू को कम करता है, और एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आपका इंटरेस्ट, जो आपने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो आप पे कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर छूट मिलती है सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट की कोई छूट नहीं मिलती है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। 80C के तहत आपको 1,50,000 रुपए तक की छूट दी जाती है, जिसके अंदर आप जो है हाउस लोन, होम लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं। 80C की अपनी कंडीशंस है, वो हम डिडक्शन क्लेम करते हुए चेक करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। तो यह इंटरेस्ट जो है इसके लिए आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिस भी बैंक से या फिर किसी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, तो उससे आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कितने इंटरेस्ट की पेमेंट की। तो यह आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो इस सर्टिफिकेट के तहत आप जो छूट क्लेम करते हैं वो आप यहां पर लेस करेंगे। चलिए, अब ये तो हमें समझ में आता है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। जब कोई आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उससे उसकी रेंटल वैल्यू पूछेंगे, पूरे साल भर में उसने कितना रेंट रिसीव किया है, उस पर अगर उसने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है तो म्युनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट आप लेस करेंगे, और अगर उसने म्युनिसिपल टैक्सेस की कोई पेमेंट नहीं की है तो आप कुछ भी लेस नहीं करेंगे। उसके बाद एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, तो जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% आप कैलकुलेट करेंगे और वो डिडक्शन क्लेम करेंगे।
उसके बाद एक डिडक्शन और दी गई इंटरेस्ट के नाम की, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, तो वो आप छूट क्लेम कर सकते हैं। छूट कितनी मिलेगी, पेमेंट बेसिस पर मिलेगी या रिसिप्ट बेसिस पर मिलेगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस के रिगार्डिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं, पेमेंट बेसिस पर ही यह छूट दी जाती है, हालांकि अभी हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है कि ये जो रेंटल वैल्यू है, रेंटल इनकम है, एनुअल वैल्यू है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था यहां पर वर्ड यूज किया गया था एनुअल वैल्यू, जिसको मैंने आपको रेंटल वैल्यू बोला था। अब एनुअल वैल्यू जनरली तो क्या होता है, आप जो देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, आप जो रेंटल वैल्यू रिसीव होती है आप उसी को रेंट मानते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप एज पर लॉ चलते हैं तो प्रोविजन कुछ और है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में लोग कुछ और करते हैं। लोग क्या करते हैं और लॉ क्या दिया है, वो दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लॉ में कहा कि आप दो रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहली रेंटल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कि अगर आप ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको कितना रेंट मिल सकता है, और दूसरा एक्चुअल रेंट। और इन दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी ज्यादा होगा, वो आपका टैक्सेबल होता है। कैसे? अब मैंने बताया एक्सपेक्टेड रेंट, नाम से ही पता चल पा रहा है कि जो रेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने, आपकी जो बिल्डिंग है वो किसी को रेंट पर देते हैं, वहां पर जो मार्केट रेंट है, मींस मार्केट के अंदर जो रेंटल वैल्यू है वो करीबन 20,000 रुपए महीना मिल जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने किसी सगे संबंधी को या किसी जानकार को वो जगह 10,000 रुपए महीने पर दे देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स तो आपके 20,000 रुपए महीने की इनकम मानी जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली वो जो 10,000 रुपए का रेंट रिसीव करता है उसी को रेंटल वैल्यू मानता है, उसी को इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स करता है, जो कि गलत है। एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट पे ज्यादा। मान लीजिए वहां पे मार्केट रेट था 20,000 रुपए पर मंथ का, और आपने 30,000 रुपए पर मंथ पर जो है रेंट पर दे दी, तो ऐसे में 30,000 रुपए पर मंथ जो है आपकी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। अब बात आई कि एक्सपेक्टेड रेंट को निकाले कैसे। तो देखिए जनरली आपको प्रैक्टिकली एक्सपेक्टेड रेंट देखने को ही नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, जितना रेंट उनको मिलता है उतना वो हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रेंट है, या फिर इसको रीजनेबल रेंट भी कहा जाता है, रीजनेबल रेंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको तीन चीजें देखनी होती है। पहला फेयर रेंट, दूसरा म्युनिसिपल रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। पहले बात करते हैं फेयर रेंट की। फेयर रेंट होता है जो मार्केट रेंट है, अगर आप मार्केट में इसको रेंट पर देते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी यह प्रॉपर्टी कितने रेंट पर दी जा सकती है, इसको बोला जाता है फेयर रेंट। और ये कुछ नहीं है, ये सीधा मार्केट में एक सर्वे किया जाता है, जहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी है वहां पर एक सर्वे किया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने रेंट पर दी जा सकती है। दूसरा है म्युनिसिपल रेंट। तो आपकी प्रॉपर्टी जिस भी एरिया में है, उस एरिया की जो भी म्युनिसिपैलिटी है, वहां की जो म्युनिसिपैलिटी है वो एक वैल्यू फिक्स करती है, रेंटल वैल्यू फिक्स करती है कि इस प्रॉपर्टी की जो है रेंटल वैल्यू इतनी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जो मार्केट रेंट है और जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा बताया गया रेंट है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, रीजनेबल रेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, फेयर रेंट निकालेंगे और म्युनिसिपल रेंट निकालेंगे, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको आप क्या मानेंगे, रीजनेबल रेंट। फेयर रेंट मार्केट में अगर मैं देने जाऊं तो 20,000 रुपए पर मंथ में जा सकती है, और म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए पर मंथ का वहां पर रेंट हो सकता है। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, 20,000 रुपए ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, साल का 2,40,000 रुपए क्या मानूंगा, रीजनेबल रेंट। अब यहां से जो मेरा रीजनेबल रेंट निकल के आया उसको अगेन मुझे एक बार फिर चेक करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है, तो देखिए क्या होता था पहले कि
बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ कि जो रेंट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि लोगों को रेंट पर प्रॉपर्टी ही मिलनी बंद हो गई। तो ऐसे में एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत कहा गया कि आप मैक्सिमम इतना रेंट ले सकते हैं, इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमारी जो ये 2,40,000 रुपए यहाँ पर रीजनेबल रेंट निकल कर आया। अब हमने देखा स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग वहां पर जो मैक्सिमम रेंट लिया जा सकता है वो रेंट लिया जा सकता है 22,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसे में मेरा जो रेंटल वैल्यू है वो 22,000 रुपए तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हायर आया इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो हम मानेंगे रीजनेबल रेंट। तो यहां पर 2,40,000 रुपए मेरा फेयर रेंट निकल कर आया था और 2,64,000 22,000 रुपए के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट है, तो 2,64,000 रुपए हो गया। इसका 2,64,000 रुपए का मतलब यह है कि मेरा रेंट इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो मेरा रेंट ऑलरेडी 2,40,000 है, इससे कम है, तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? कम वाली वैल्यू लूंगा। और ये जो रीजनेबल रेंट निकल कर आया, फिर अब मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट के साथ। अब मेरा एक्चुअल रेंट है 15,000 रुपए पर मंथ और मेरा रीजनेबल रेंट है 20,000 रुपए पर मंथ। तो अब इन दोनों में से जो भी हायर होगा, जो भी हमने डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसको हम टैक्स करते हैं। और रीजनेबल रेंट कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए अगेन आपको 3 कंपोनेंट्स यहां पर चेक करने होते हैं, फेयर रेंट या फिर मार्केट रेंट, म्युनिसिपल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में से जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है और लोवेस्ट लिया जाता है और उसको फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट माना जाता है। अब आप कहेंगे सर जनरल प्रैक्टिस में तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये बात ऑलरेडी मैं आपको कह रहा हूं कि जनरल प्रैक्टिस में कोई कुछ करता ही नहीं है ये सब। कौन तो मार्केट रेंट को निकालेगा, कौन म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल रेंट को निकालेगा, कौन फिर स्टैंडर्ड रेंट को देखेगा। तो लोग क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, जो रेंट उनको रिसीव होता है उसी को इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स कर देते हैं। तो सर फिर इनकी क्या अहमियत रह गई, ये जो रीजनेबल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट है, इसकी अहमियत क्या रह गई जब लोग चेक ही नहीं करते? तो होता क्या है, देखिए जब असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा ना तो वो इस हिसाब से चेक करेगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक शोरूम है, उस शोरूम की जो रेंट है वो 1,00,000 रुपए महीना है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं वो उस शोरूम को 20,000 रुपए पर मंथ पर रेंट पर दे देता हूं। और क्या करता हूं, 20,000 रुपए महीने के रेंट पर दे देता हूं और जो बैलेंस अमाउंट रह गई 80,000 रुपए की वो मैं कैश में ले लेता हूं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता ही नहीं हूं। अब मेरी बैंक स्टेटमेंट बोलेगी कि मुझे 20,000 रुपए महीने का रेंट मिल रहा है, लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि यार ये प्रॉपर्टी का रेंट तो 1,00,000 रुपए महीना होना चाहिए, ये 20,000 रुपए महीना जो रेंट है ये बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, वो फिर वहां की मार्केट रेंट कैलकुलेट करेगा, वहां सर्वे करवाएगा कि मार्केट रेंट वहां का है कितना, फिर वहां का म्युनिसिपल रेंट निकलवाएगा और उन दोनों को कंपेयर करेगा। उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो असेसिंग ऑफिसर उस रेंट को लेकर चलेगा। फिर हो सकता है वहां पर स्टैंडर्ड रेंट एक्ट अप्लाई होता हो, तो ऐसे में स्टैंडर्ड रेंट एक्ट को भी कंपेयर करेगा और फिर जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको लेकर चलता है। फिर वो मुझे नोटिस देगा कि आपके यहां पर तो मेरे अकॉर्डिंग ये रीजनेबल रेंट बनता है, एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, और आप जो रेंट दिखा रहे हैं वो 20,000 रुपए महीने का, वो गलत है। तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जब किसी क्लाइंट के या आपके केस में जब एक कोई नोटिस आता है कि एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड रिसीवेबल आपका बहुत कम है। फेयर रेंट मैंने आपको बताया, द रेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स इन द सेम लोकेलिटी। तो आपके पास मान लीजिए एक फ्लैट है, तो क्या करेंगे, आपका मान लीजिए सेकंड फ्लोर का फ्लैट, सेकंड फ्लोर है आपका, जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पर है, तो वो क्या करेंगे, आपके नियर बाय जो बिल्डिंग्स होंगी उनके सेकंड फ्लोर का रेंट चेक करेंगे कि उनका रेंट कितना है, तो ये निकालेंगे फेयर रेंट या मार्केट रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन मैंने बताया, रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपैलिटी फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग म्युनिसिपल टैक्स, इट इज कॉल्ड रेटेबल वैल्यू। तो जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, जो अथॉरिटी होती है, उनको क्या चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए वो क्या करती है, एक वैल्यू डिटरमाइन करती है जिसको म्युनिसिपल वैल्यूएशन बोला गया है।
या फिर रेट एबल वैल्यू बोला गया है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, द हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया जिसके तहत आप इससे ज्यादा जो है रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो ये वो तरीका है। हालांकि आपको अगेन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटे केसेस के अंदर, स्मॉल प्रैक्टिसेस के अंदर, मीडियम प्रैक्टिसेस के अंदर जो है आप जो अमाउंट रिसीव करते हैं एज ए रेंट, उसी पर आप टैक्स देते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ कानून बताया है कि कानून के अंदर ये बातें कही गई है। उसके बाद अब मान लीजिए मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसका एक्सपेक्टेड रेंट जो हमने कंपेयर किया, म्यूनिसिपल रेंट निकाला, फेयर रेंट निकाला, उन दोनों में से जो हायर था वो लिया, उसको फिर कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, उन दोनों में से जो आता उसका लोवेस्ट लिया, तो ये मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा मान लीजिए है 15,000 रुपए पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब अगर मैं रेंट पर देता तो कितना रेंट मुझे रिसीव होता। अब मान लीजिए मैंने रेंट पर दिया ही नहीं, वो क्या है, वेकेंट। वेकेंट का मतलब पूरा साल भर वो नील रहा। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपको जो है 15,000 रुपए पर मंथ की जो है इनकम अपनी आईटीआर के अंदर डिक्लेयर करनी होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल विच एवर इज हायर। अब यहां पर मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो तो नील है क्योंकि मैंने उसको रेंट पर दिया ही नहीं है। तो यहां पर इन दोनों में से हायर क्या होगा, 15,000 रुपए पर मंथ। दैट मीन्स साल की 1,80,000 रुपए की मेरी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल कर दी जाएगी, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा अब मान लीजिए हम दो केस लेकर चलते हैं। केस 1, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 15,000 रुपए पर मंथ और मेरा एक्चुअल रेंट था 10,000 रुपए पर मंथ। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स मेरी कौन सी वैल्यू टैक्सेबल होगी? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मेरा टैक्सेबल होगा। तो यहां पर जो है हायर जो है 15,000 रुपए जो है एक्सपेक्टेड रेंट वो टैक्सेबल होगा। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, केस नंबर 2, जहां पर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना और मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो है 25,000 रुपए महीना। तो मेरी कौन सी रेंटल वैल्यू टैक्सेबल होगी? विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो टैक्सेबल होगी, जो कि है 25,000 रुपए पर मंथ। तो यहां पर हायर है एक्चुअल रेंट 25,000 रुपए, ये मेरी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब इन दोनों ही केसेस में अब आप मान के चले कि मैंने इस केस में जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी वो 10 महीने के लिए दी और इस केस में भी जो मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर दी वो 10 महीने के लिए दी। तो अब इन दोनों केसेस में क्या होगा? तो इनकम टैक्स में कहा गया कि अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा है तो हम 12 महीने के रेंट पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आपका एक्चुअल रेंट अगर 12 महीने मिलता भी तो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा होता। अब मान लो मुझे एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ 1,00,000 रुपए 10 महीने का, और अगर मान लो 12 महीने का रिसीव हो भी जाता तो कितना रिसीव होता, 1,20,000 रुपए, तब भी मेरी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होती। तो ऐसे में किस पर टैक्स देना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट पर। और यहां पर मेरा जो एक्चुअल रेंट ज्यादा है, अब मान लो कि अगर मुझे 12 महीने का रेंट मिलता तो मिलता 3,00,000 रुपए और अब मुझे मिला है 10 महीने का तो मुझे मिला 2,50,000 रुपए। तो मेरा एक्चुअल रेंट अभी भी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में मुझे 10 महीने पर ही टैक्स देना होगा।
जो 10 महीने की मेरी रेंटल वैल्यू आएगी 2,50,000 रुपए, वो मेरी रेंटल वैल्यू मानी जाएगी। और यहां पर मेरी 15,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने की रेंटल वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। अगेन मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी में आपको ये चीजें देखने को बहुत कम मिलेंगी। लोग क्या करते हैं, जनरली जितना रेंट रिसीव होता है उसी पर वो टैक्स देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट बताया गया है। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट, हमारे केस में हमने देखा 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की गई थी, लेकिन 2 महीने वो खाली रही, 10 महीने के बाद जो है जो टेनेंट था वो छोड़कर चला गया। इन सच केसेस एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंप्यूटेड फॉर 12 मंथ्स। तो ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है 12 महीने का ही कंप्यूट किया जाएगा, बट while computing rent received or receivable, rent for the period for which the house was vacant shall be excluded and GAV shall be higher of expected rent and rent received or receivable, जो कि हमने यहां पर किया है। यहां पर हमने देखा कि मैंने रेंट रिसीव लिया 1,00,000 रुपए का, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड रेंट अब भी ज्यादा है, तो वो एक्सपेक्टेड रेंट ही टैक्सेबल होगा। बट इफ द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल is less than the expected rent owing to vacancy, in that case rent received or receivable shall be gross annual value। तो जहां पर मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा है और वहां पर मेरा 2 महीने खाली रहा, तो ऐसे में जो 2 महीने खाली रहा उसका रेंट जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दिया गया, इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज 20,000 रुपए पर मंथ, तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है यहां पर 20,000 रुपए पर मंथ, साल का हो जाता है 2,40,000 रुपए। और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 15,000 रुपए पर मंथ, एक्चुअल रेंट है 15,000 रुपए पर मंथ, साल का हो जाता है 1,80,000 रुपए। और एक्चुअली में वैकेंसी है 5 मंथ्स की, दैट मीन्स मुझे सिर्फ 7 महीने का रेंट मिला, तो 15,000 और एक्चुअल में जो मुझे रेंट मिला 7 महीने का 1,05,000 रुपए। तो इन दैट केस GAV शैल बी दी एक्सपेक्टेड रेंट। तो GAV क्या ली जाएगी, 2,40,000। क्यों ली जाएगी, बिकॉज इवन इफ देयर वाज नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं भी होती, 12 के 12 महीने रेंट पर रहता, तो भी कितना रेंट मिलता, 1,80,000, तो भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था, तो इसलिए मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट पर ही टैक्स देना होगा। स्टिल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल वाज लेस देन टू एक्सपेक्टेड रेंट। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है 20,000 रुपए पर मंथ, और एक्चुअल रेंट है 25,000 रुपए पर मंथ। तो मेरा यहां पर टोटल हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट का पूरे साल भर के लिए 2,40,000, और एक्चुअल रेंट अगर पूरा साल भर रेंट पर रहती तो मुझे कितने मिलते, 3,00,000। तो यहां पर मेरा कौन सी वैल्यू टैक्सेबल होती, 3,00,000। लेकिन अब मुझे रेंट कितने का मिला, रेंट मुझे मिला एक्चुअल में 7 महीने का, तो 25,000 इंटू 7, 1,75,000। तो अब यहां पर मेरा जो है 1,75,000 रुपए पर टैक्स लगेगा। क्यों, तो यहां पर मुझे टैक्स देना होगा 1,75,000 रुपए पर, क्योंकि अगर पूरे साल भर अगर ये रेंट पर जाता तो मेरा 3,00,000 रुपए का रेंट रिसीव होता, जो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, तो मुझे 3,00,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ता। अब कोई जगह किराए पर उठी ही नहीं, कोई किराए पर किसी ने लिया ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर 1,75,000 रुपए पर टैक्स देना होगा। उसके बाद बात आई कि अगर पूरा साल भर ही खाली रह गया, पूरे साल भर नील रेंट रिसीव हुआ, तो ऐसे में एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा उस पर टैक्स देना होगा। एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, if any house property is lying vacant throughout the year, it will be considered to be deemed to be let out, and the income shall be computed in the similar manner as in the case of a let out house property. Expected rent shall be considered to be gross annual value. तो उस केस में जो है एक्सपेक्टेड रेंट ही आपकी जो है रेंटल वैल्यू मान ली जाएगी यहां पर। हाँ, कुछ केसेस में छूट दी गई है, वो हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन
अगर नॉर्मली आपकी जो प्रॉपर्टी है साल भर वेकेंट रहती है, खाली रहती है, रेंट पर नहीं जाती है, तो वो जो एक्सपेक्टेड रेंट उसका निकाला जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। छूट क्या क्या दी गई है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो अभी हमने बात की थी ग्रोस एनुअल वैल्यू से क्या कम किया जाता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो जो आप प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करते हैं उसकी आप छूट लेते हैं, और यह छूट जो है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको दी जाती है। जिस साल में आप पे करेंगे उसी साल में छूट मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेस लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड irrespective of the previous year in which the liability to pay such taxes was incurred by the owner according to the method of accounting regularly employed by him। तो ध्यान रखें, आप अकाउंटिंग चाहे अक्रूवल बेसिस पर कर रहे हैं, आपको जो छूट मिलेगी वो पेमेंट बेसिस पर ही छूट मिलेगी। प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819 के अंदर मेरा जो म्यूनिसिपल टैक्सेस थे वो थे 15,000 रुपए, लेकिन यहां पर मैंने पे नहीं किया। और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो प्रीवियस ईयर 1920 के थे वो थे 10,000 रुपए, और मैंने जो है 10,000 रुपए की पेमेंट जो है वो यहां पर कर दी है। और उसके साथ ही जो म्यूनिसिपल टैक्सेस 15,000 रुपए के बकाया थे वो भी मैंने यहाँ पर पे कर दिए हैं 25,000 रुपए के। तो ये जो 25,000 रुपए की छूट है ये प्रीवियस ईयर 1920 में क्लेम की जा सकती है, भले ही 15,000 जो है 18-19 से रिलेट करते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स में कहा गया है कि आपको जो छूट मिलेगी वो पेमेंट बेसिस पर मिलेगी। पेमेंट करोगे तो छूट मिल जाएगी, पेमेंट नहीं करोगे तो जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में छूट लोगे। ठीक है। उसके बाद बताया गया डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ। अब मान लीजिए मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी, अब उसने क्या किया, मुझे 10 महीने का रेंट दे दिया, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, और उसके बाद वो है प्रॉपर्टी को छोड़कर चला जाता है। अब वो जो 2 महीने का रेंट रह गया वो मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल, मुझे मिलना है। और आपने देखा था हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा रेंट जो है टैक्सेबल होता है, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो यहां पर वर्ड यूज किया गया है, अगर कोई रेंट आपको रिसीवेबल है, मिलने वाला है, वो भी यहां पर लिया जाएगा। अब एक तरफ तो मेरे को रेंट मिल ही नहीं रहा, दूसरी तरफ मेरे को उस रेंट पर क्या करना होगा, इनकम टैक्स भी पे करना होगा जो रेंट मुझे नहीं मिला। तो इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स कहता है कि हम आपको छूट दे देंगे, जो रेंट आपको नहीं मिला है वो रेंट जो है आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का पार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। For the purpose of clause of B or C of this subsection, the amount of actual rent received or receivable by the owner shall not include, subject to such rules as may made in this behalf, the amount of rent which the owner cannot realize। तो जो अमाउंट आपको रियलाइज नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई, वो आपके अमाउंट पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर वो कंडीशन क्या है, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। आपने जो किराए पर दिया था उसके अंदर आपका कोई भी फ्रॉड नहीं था, आपने जेन्युइनली जो है जो किराए पर दी थी उसके अंदर आपने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दी थी, जिसका रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, या तो वो किराएदार ने खाली कर दी हो या फिर वो खाली नहीं कर रहा है तो आपने कोई स्टेप उसके अगेंस्ट ले लिया हो। फॉर एग्जांपल आपने कोर्ट केस कर दिया हो, फॉर एग्जांपल आपने उसको नोटिस भेज दिया हो, तो आपने कोई ना कोई स्टेप जरूर लिया हो। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी से वेकेट कराकर, वहां से खाली कराकर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसको रेंट पर दे दी हो। तो अगर आपने दूसरी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी है तो हम आपको छूट नहीं देंगे। तो इन दैट केस जो रेंट आपको नहीं मिला है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। Last, the SSC has taken all reasonable steps to institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceedings would be useless। तो या तो आपने लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर दी हो उस रेंट की रिकवरी के लिए, और या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को यह विश्वास दिला दें कि अगर मैं लीगल प्रोसीडिंग्स भी करता हूं तो भी कोई फायदा
नहीं होने वाला है। तो ये 4 कंडीशंस अगर आप पूरी कर देते हैं तो जो रेंट आपको रिसीव नहीं होता है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं एज अनरियलाइज्ड रेंट। हाँ, अगर कोई रेंट आपको 2 महीने का नहीं मिला लेकिन आपको पता है 5 महीने बाद मुझे मिल जाएगा, तो इन दैट केस वो 2 महीने का रेंट है वो टैक्सेबल होगा उसी ईयर में जिस ईयर से वो रिलेट करता है, जिस ईयर में प्रॉपर्टी यूज की गई है बाय द टेनेंट। अगर आपको लगता है कि 2 महीने का रेंट आगे मिलेगा ही नहीं तो आपको ये 4 कंडीशन पूरी करनी हो। तो एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करती है ये ऑलरेडी हम अब लोग देख चुके हैं। पहले आपको निकालना है ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू बनता है। अब एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट और म्यूनिसिपल रेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इनमें से जो भी हायर होगा उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट। उसके बाद आप उसमें से कम करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन पेमेंट बेसिस, और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 24 30% ऑफ द एनएवी। और जो आपने इंटरेस्ट लिया है, जो लोन लिया है, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी आपको छूट मिलती है। और इस तरह आपकी आ जाती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगेन यही बात रिपीट की गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एनुअल वैल्यू हाउ डिटरमाइन, कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो अभी हमने एक प्रोविजन देखा कि अगर आप पूरा साल भर किसी प्रॉपर्टी को खाली छोड़ देते हैं, उसको रेंट पर नहीं देते हैं, तो उसको टैक्स लगा दिया जाएगा। उसकी जो एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट होगी उस पर जो है आपको टैक्स देना होगा। लेकिन मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल्फ यूज के लिए यूज की है, आप उसके अंदर रहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? इन दैट सिचुएशन कहा गया वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ ए हाउस और पार्ट ऑफ ए हाउस विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन टू बी नील। तो एनुअल वैल्यू क्या ली जाएगी? नील ली जाएगी। दैट मीन्स उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। जब एनुअल वैल्यू ही नील हो गई है तो उस पर टैक्स की बात ही नहीं होगी। एनुअल वैल्यू मतलब रेंटल वैल्यू। तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि इस केस में रेंटल वैल्यू नील होगी, कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा, कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन carried on at another place, he has to reside at that other place in a building not belonging to him। अब यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये जॉब करते हैं दिल्ली के अंदर, और इनकी जो प्रॉपर्टी है खुद की वो हरियाणा में है। तो अब ये जो दिल्ली में जॉब करते हैं इसके लिए इन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर एक फ्लैट जो है वो रेंट पर ले लिया। अब यहां पर ये रेंट पर रहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर क्या है? वेकेंट है, खाली पड़ी है। तो अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई खाली प्रॉपर्टी आपकी पूरी साल भर पड़ी रहती है तो इन दैट केस क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट जो है, रीजनेबल रेंट जो है, उस पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अब अगर ये जो है खाली पड़ी है ड्यू टू जॉब, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो आपकी जो इसकी वैल्यू है वो नील मानी जाएगी, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा, मान लीजिए दिल्ली में इनका बिजनेस है। अब दिल्ली में इनका बिजनेस है तो ये क्या किया? इन्होंने दिल्ली में ही जाकर रहना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हरियाणा में इनकी ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो भी इनको जो है हरियाणा वाली प्रॉपर्टी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब ये हो सकता है इन्होंने दिल्ली में क्या किया? इन्होंने दिल्ली में अपनी एक और प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो अब दिल्ली में इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में हरियाणा में जो प्रॉपर्टी है उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, रीजनेबल वैल्यू है, उस पर उनको क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर कहा गया है अगर आपने ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट या ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर आपका बिजनेस है, वहां पर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
he has to reside at that other place in a building not belonging to him। अगर ये बिल्डिंग जो दिल्ली में जो है वो इससे बिलोंग करती है, उस व्यक्ति से बिलोंग करती है, तो ऐसे में यहां पर उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो दो ही सिचुएशन में रेंटल वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, या तो आप अपने सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ रेजिडेंस के लिए उसको यूज करते हैं, या फिर जॉब की वजह से, इंप्लॉयमेंट की वजह से, या बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से आप किसी दूसरी जगह पर जाकर रह रहे हैं और आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वहां पर आप उसको खाली छोड़ चुके हैं, वहां पर आप नहीं रह रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन जो है एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन टू बी नील। तो अब मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि सर मुझे आईटीआर फाइल करानी है और मेरी 4 हाउस प्रॉपर्टी है। एक हाउस प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रहता हूं, एक हाउस प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी है, एक हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैंने रेंट पर दिया है, एक हाउस प्रॉपर्टी जिसको मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं। तो इन दैट सिचुएशन आपको याद रखना है, जिसमें वो खुद रह रहा है उसकी कोई भी रेंटल वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, और जिसमें वो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है उसकी भी रेंटल वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। जिसको उसने रेंट पर दिया है उसकी रेंटल वैल्यू निकाली जाएगी, उस पर टैक्स देना होगा, और जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसकी भी रेंटल वैल्यू निकाली जाएगी, उस पर भी रेंट जो है टैक्स देना होगा, क्योंकि वो जो खाली पड़ी है वो ना तो सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज की जा रही है और ना ही जो है एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस की वजह से वो खाली पड़ी है। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई। इसका मतलब यह है कि अभी हमने जो प्रोविजन डिस्कस किए थे, जहां पर हमने कहा था एनुअल वैल्यू को नील माना जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो जो है इन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। कौन से केसेस में? द हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस इज एक्चुअली लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब यह है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, साल भर में जो प्रॉपर्टी आप खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं, वो अगर कुछ समय के लिए भी रेंट पर दे दी गई तो क्या है, पूरे साल भर की वैल्यू पर आपको टैक्स देना होगा। अब मान लीजिए मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा था, सेल्फ रेजिडेंस के लिए मैंने उसको यूज किया। अब मान लीजिए मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जाता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जाता हूं, आप क्या करें, 1 महीने के लिए मेरी हाउस प्रॉपर्टी यूज कर ले और मुझे उस 1 महीने के लिए रेंट दे दे। तो इन दैट सिचुएशन जो है उस प्रॉपर्टी की पूरी रेंटल वैल्यू साल भर की जो है वो कैलकुलेट की जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। दूसरा बताया गया एनी अदर बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द ओनर। अगर कोई दूसरा बेनिफिट लिया गया हो, कैसे? अब मान लीजिए यहां पर इस केस में ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी हरियाणा में, और मेरा जो बिजनेस था, मेरा बिजनेस था दिल्ली में, मेरा बिजनेस था दिल्ली में, और मेरी प्रॉपर्टी थी हरियाणा में। तो इस बिजनेस की वजह से मैंने क्या किया, दिल्ली के अंदर ही एक प्रॉपर्टी क्या ली, रेंट पर ली। तो इस सिचुएशन में मेरी इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो नील हो जाती है, मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मेरा एक एम्प्लॉय था जिसको हरियाणा में काम था, वो हरियाणा जाता था, तो मैंने क्या किया, उस एम्प्लॉय को मेरी यह हरियाणा वाली प्रॉपर्टी रहने के लिए मैंने उसको दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे में कहा गया कि अगर इस तरह का भी कोई बेनिफिट लिया गया तो इन दैट सिचुएशन जो है आपकी हरियाणा वाली प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। एनी अदर बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द ओनर, तो कोई भी बेनिफिट उससे नहीं लिया जाना है अगर उसकी एनुअल वैल्यू को आप नील करना चाहते हैं। उसके बाद एनुअल वैल्यू हाउ डिटरमाइन। अब मान लीजिए मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज मानी जाएगी और उसकी वैल्यू हम नील कर देंगे। अब ये जो 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, जो मेरे पास और जो 2 हाउस प्रॉपर्टी है, मैं क्या करता हूं, इनको भी अपने रेजिडेंस के लिए ही यूज कर लेता हूं। मतलब मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है और मैं तीनों में रहता हूं। क्यों?
क्योंकि अगर मैं तीनों में रहूंगा तो वो क्या मानी जाएंगी, सेल्फ रेजिडेंस मानी जाएंगी, और ऐसे में उनकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी और मुझे रेंट कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। तो सरकार ने कहा कि आपकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज की जाएगी और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है उन पर आपको टैक्स देना होगा, ये मानते हुए कि आपने उनको रेंट पर दे दिया है, चाहे वो एक्चुअल में रेंट पर ना दी गई हो। इसके अंदर एक बदलाव किया गया, लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट की गई और कहा गया कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज करो, उसकी वैल्यू हम नील कर देंगे, दोनों हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मानेंगे, नील, और 2 के अलावा जितनी हाउस प्रॉपर्टी होंगी उस पर आपको क्या होगा, टैक्स देना होगा। तो यहां पर बताया गया कि मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक हाउस प्रॉपर्टी हरियाणा में है, एक हाउस प्रॉपर्टी राजस्थान में है, और मैं ये कहता हूं कि मैं तीनों हाउस प्रॉपर्टी में रहता हूं, तीनों ही मेरी सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज की जाती है। तो सरकार कहती है कि हम सिर्फ 2 ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको छूट देंगे, बाकी की जो प्रॉपर्टी बच जाती है उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ऐसे में अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी पर टैक्स दूं और कौन सी प्रॉपर्टी पर छूट क्लेम करूं, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, इन तीनों का एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट निकालेंगे। इन तीनों का एक्सपेक्टेड रेंट और रीजनेबल रेंट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, वहां की म्युनिसिपल रेंट क्या है, वहां का स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है। तो इसलिए इन तीनों का जब आप एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट निकालेंगे तो वो तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा होगा, मान लीजिए यहां का रेंट है 6 लाख, यहां का रेंट है 5 लाख और यहां का रेंट है 4 लाख, और मुझे छूट मिलनी है 2 प्रॉपर्टी की, तो मैं कौन सी छूट लूंगा, जिनका सबसे ज्यादा होगा 2 प्रॉपर्टी का। तो मैं इन दोनों को क्या डिक्लेयर करूंगा, सेल्फ रेजिडेंस के लिए, और इस प्रॉपर्टी पर क्या करूंगा, मैं टैक्स पे करूंगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। अगेन मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली क्या होता है, जितनी रेंटल वैल्यू रिसीव होती है उतने पर टैक्स देते हैं, बाकी पर टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आप गारंटीड लिख लीजिए, गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और जहां पर भी गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि इस व्यक्ति के पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है, तो 2 प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी 2 प्रॉपर्टीज पर जो है टैक्स वसूल करेगी। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब देखते रहिए, गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, आने वाले समय में गवर्नमेंट को यह पता होगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और 2 प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी जितनी प्रॉपर्टी बच गई उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हुए, यह मानते हुए कि किराए पर दे दी गई है, उस पर टैक्स की वसूली की जाएगी। द प्रोविजन ऑफ दैट subsection shall apply only in respect of 2 of such houses which the assessee may at his option specify in this behalf। तो ये जो व्यक्ति है इसके पास ऑप्शन होगा कि इन तीनों में से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ रेजिडेंस के लिए डिक्लेयर कर दे, उसकी वैल्यू नील मान ली जाएगी, और बाकी जो प्रॉपर्टी बच गई उसका एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट कैलकुलेट किया जाएगा। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस अदर देन द हाउस और हाउसेज in respect of which the assessee has exercised an option under clause A shall be determined under subsection 1 as if such house or houses had been let। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 हाउस प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाएगी सेल्फ रेजिडेंस के लिए, उसकी वैल्यू नील कर दी जाएगी, और जो बाकी बच जाएगी उसकी वैल्यू निकाली जाएगी अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, दैट मींस एक्सपेक्टेड रेंट और रीजनेबल रेंट। उसके बाद हमने जैसा डिस्कस किया था, एक बिल्डर है, ये क्या करता है, 500 फ्लैट बनाता है, 500 फ्लैट बनाकर ये 400 फ्लैट जो है वो सेल कर देता है, सोल्ड आउट कर देता है। इसके पास 100 जो फ्लैट है वो स्टॉक इन ट्रेड है, दैट मींस ये जो 100 फ्लैट है ये बेचने वाला है। तो सरकार ने देखा कि एक तरफ तो हम जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसकी भी रेंटल वैल्यू पर टैक्स लगाते हैं, और दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों बिल्डर हैं जिनके 100 200 हजार फ्लैट खाली पड़े हैं और उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा। तो इसके तहत एक नया प्रोविजन लाया गया
कि अगर किसी बिल्डर के पास जो खाली यूनिट्स पड़ी है जिसको उसने सेल नहीं किया है, तो उसको 2 साल तक का समय दिया जाएगा फॉर द सेल। जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जब उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, उसके 2 साल के अंदर अगर वो उसको बेच देता है खाली यूनिट्स को, तो उस पर कोई भी रेंटल वैल्यू नहीं मानी जाएगी और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद उसकी वो यूनिट्स अनसोल्ड रह जाती है, तो उनको डीम्ड टू बी लेफ्ट आउट माना जाएगा और उसका एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट निकाला जाएगा और उस पर टैक्स लिया जाएगा। पहले यह जो छूट थी सिर्फ 1 साल के लिए दी गई थी, अब यह छूट बढ़ाकर 2 साल के लिए कर दी है। Where the property consisting of any building or land appertaining thereto is held as stock in trade and the property or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year, the annual value of such property or part of the property for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority shall be taken to be nil। मतलब ये कि मान लो 1/4/2018 को इसने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 500 फ्लैट बनाने का, और हम मान लेते हैं कि 1 अगस्त 2018 को इसने 500 फ्लैट अपने बना लिए, और जब ये फ्लैट कंप्लीट हो गए तो इनको क्या लेना होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेना होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है या जिस अथॉरिटी से उन्होंने लैंड ली होती है उनसे लिया जाता है जनरली। तो ये सीओसी भी उनको मिल जाता है 1 अगस्त 2018 को। तो अब कहा गया कि जिस ईयर में, ये ईयर हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2019 को, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में यह जो कंप्लीशन ले लिया, तो इस फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बाद आपको 2 साल तक, फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21, इन 2 सालों में इन जो 100 फ्लैट्स जो आपके अनसोल्ड है, जो बिके नहीं है, उनकी एनुअल वैल्यू कितनी ली जाएगी, निल, कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी वो अनसोल्ड है, वो नहीं बिकते हैं, तो 2 साल के बाद जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, जो रीजनेबल रेंट होगा उन यूनिट्स का, उस पर आपको टैक्स देना होगा। अब कहेंगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे बिल्डर्स के पास खाली फ्लैट्स पड़े हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। देखिए, लोग नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर किसी बिल्डर के पास अनसोल्ड यूनिट्स हैं और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इन दैट सिचुएशन 2 साल तक जो है उनको जो है एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है उनको टैक्स देना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल रेंट निकाला जाएगा और जो वो निकल कर आता है उस पर उनको टैक्स देना होगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था 2 डिडक्शन यहां पर आती है। पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फ्लैट 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। तो जितनी भी एनुअल वैल्यू, कितनी जो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद जो वैल्यू आती है, उस पर आपको सीधी 30% तक की छूट दी जाती है। उसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी थर्ड पर्सन से, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन where the property has been acquired, constructed, repaired, renewed or reconstructed with borrowed capital, the amount of any interest payable on such capital, तो जो इंटरेस्ट जो पे किया जाना है उसकी आपको छूट मिलेगी, और छूट मिलेगी पेबल बेसिस पर। दैट मींस प्रीवियस ईयर के अंदर 2019-20 के अंदर मुझे इंटरेस्ट पे करना था 3 लाख रुपए, जबकि मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है वो पेबल है, तो भी इस सिचुएशन में मैं पूरे 3 लाख रुपए की छूट क्लेम करूंगा। वो बात अलग है कि एक लिमिट लगाई गई कि इससे ज्यादा का इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का यहां पर मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो आपने पे नहीं की, जो आपका इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, वो भी आप छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वर्ड यूज किया गया है पेबल।
म्यूनिसिपल टैक्सेस में हमने देखा था पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन मिलती है, जबकि इंटरेस्ट के केस में आपको पेबल बेसिस पर डिडक्शन मिलती है। अगर आपने पेमेंट कर दी है बहुत अच्छी बात है, पेमेंट नहीं की है तो भी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद बताया गया यह जो इंटरेस्ट है आपने पे किया है लोन पर, और वह जो लोन लिया था आपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया था जिसमें आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप उसको खुद को रहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपको छूट मिलेगी मैक्सिमम 30,000 रुपए साल की। जो इंटरेस्ट की छूट मिलेगी वो मिलेगी 30,000 रुपए साल की। और अगर आपने जो दिया ये लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दे रखी है तो आपको छूट मिलेगी एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और पेबल की। क्यों? सरकार ने कहा कि एक तो आप हाउस प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर हमको कोई टैक्स तो मिल नहीं रहा, तो ऐसे में हम आपको छूट कम देंगे 30,000 रुपए। दूसरी तरफ एक लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पर दे रखी है उससे सरकार को क्या मिल रहा है? टैक्स मिल रहा है। तो ऐसे में कहा गया कि जो है आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसकी सारे की छूट हम आपको दे देंगे। उसके बाद हालांकि यह जो 30,000 रुपए की छूट है इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए तक की छूट जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आप अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, provided that in respect of property referred to in subsection 2 of section 23 the amount of deduction or as the case may be the aggregate of the amount of deductions shall not exceed 30,000। तो पहले यह जो लिमिट थी यह लिमिट थी 30,000 रुपए की, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया provided further that where the property referred to in the first proviso is acquired on or constructed with capital borrowed on or after 1st of April 1999 and such acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed। तो अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद और यह जो लोन लिया है, जो प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपने लोन लिया, इस प्रॉपर्टी को आपने 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो इन दैट सिचुएशन आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी 2 लाख रुपए तक की। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 लाख रुपए तक की छूट आपको दी जाती है। उसके बाद एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो जितने भी इंटरेस्ट की आप पेमेंट करते हैं, जितना भी इंटरेस्ट आपका पेबल है वो सारा का सारा आप छूट पर क्लेम करेंगे। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की छूट आपको दी जाएगी। अब चलिए उसके बाद एक और यहां पर केस हम डिस्कस करते हैं, वो केस है अब मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को एक लोन लिया 50 लाख रुपए का, और इससे मैंने क्या किया, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मैंने परचेज की। और यहां पर 31 मार्च 2020 एंड हो जाता है, और उसके बाद 31 मार्च 2021 भी एंड हो जाता है। और इस साल में मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की, लेट से मान लीजिए 5 लाख रुपए, और इस साल भी मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की, लेट से मान लीजिए 5 लाख रुपए। और यहां पर आकर मेरा जो है कंप्लीशन जो है प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट होता है, यहां पर मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होती है। तो इनकम टैक्स में कहा गया कि यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है इसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो इसके रिगार्डिंग सरकार कहती है कि ये जो इंटरेस्ट है इसकी छूट हम इस ईयर और इस ईयर में नहीं देंगे। जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यह छूट आपको दी जाएगी। अब उसके बाद साल आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हमारा आता है 31 मार्च 2022। अब इसमें भी मान लो हमने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है,
तो गवर्नमेंट कहती है कि इन 2 सालों का इंटरेस्ट, इन 2 सालों का इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है इन 2 सालों का, ये आप कहां क्लेम करेंगे, यहां पर, और इसके बाद अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल। दैट मीन्स आपको ये जो इंटरेस्ट है ना 5 लाख और 5 लाख 10 लाख का, इसको हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 2 लाख रुपए एवरी ईयर, जिस साल से आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी उस साल के बाद से। तो दैट मीन्स इस साल में, यह साल कौन सा है, प्रीवियस ईयर 2021-22, इस साल में मैं ये 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो उस साल का है वो क्लेम करूंगा, प्लस 2 लाख का इंटरेस्ट ये क्लेम करूंगा, तो उस साल में मैं 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम करूंगा। तो ये सिचुएशन जब तक चलती रहेगी जब तक ये मेरा खत्म नहीं हो जाता 5 साल के अंदर। तो यहां पर कहा गया, वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल, द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन सच कैपिटल बोरोड for the period prior to the previous year in which the property has been acquired or constructed। तो जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है या जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, कंप्लीट होती है, उससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा, एज रिड्यूस्ड बाय एनी पार्ट देयरऑफ अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस क्लोज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द सेड प्रीवियस ईयर and for each of the 4 immediately succeeding previous year। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपका जो कंप्लीट हो जाता है कंस्ट्रक्शन, उस साल और उससे अगले 4 सालों में आपको यह जो अमाउंट है वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जो आपने प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो आपने लोन लिया है, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी आपको छूट मिलेगी। अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पर दिया है तो उसके रिगार्डिंग आप एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और पेबल क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि साल भर में आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसकी जो है वो सर्टिफिकेट आपको जो है साथ में रखना है, सो दैट कि आप जब उसको असेसिंग ऑफिसर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो सर्टिफिकेट जो है आप उसको दिखा सके। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर द सेकंड प्रोविजो अनलेस द एसएससी furnish a certificate from the person to whom any interest is payable on the capital borrowed। तो अगर बैंक से लिया है तो बैंक से जनरली आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपने किसी इंडिविजुअल से लिया है तो आप उस इंडिविजुअल से जो है एक कंफर्मेशन लेंगे कि पूरे साल भर में आपने उनको कितना इंटरेस्ट देना था। Specifying the amount of interest payable by the SSC for the purpose of such acquisition or construction of the property or conversion of whole or any part of the capital borrowed which remains to be repaid as a new loan। तो ध्यान रखें, जितना इंटरेस्ट आप पेबल है, जो भी पे किया है और जो पेबल है पूरे साल भर के लिए, वो आप क्लेम करेंगे और उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद यहां पर बताया गया, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, एक नया रूल लाया गया 1 अप्रैल 2020 से, जिसमें कहा गया provided also that the aggregate of the amount of deduction under the first and second proviso shall not exceed 2 लाख रुपीस। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस केस में आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी है जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपने देखा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कहा गया 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक आप एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं, तो मेरी एनुअल वैल्यू हो गई नील। अब मैंने क्या किया, म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट कर दी, मान लो 10,000 रुपए, और मैंने लोन इंटरेस्ट पर जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट की पेमेंट की 2 लाख रुपए, तो मेरा यहां पर लॉस आ जाता है 2,10,000 रुपए, क्योंकि मेरी वैल्यू नील है और ये मैंने 2 खर्चे अलाउ किए हैं, तो ऐसे में मेरा लॉस आ जाता है 2,10,000 रुपए। तो इनकम टैक्स कहता है यह जो लॉस है आपका मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही लिया जाएगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा जितनी अमाउंट होगी वो आपकी इग्नोर कर दी जाएगी, उस लॉस का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी मींस मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, मान लो उससे मेरा जो एनुअल वैल्यू आती है वो आती है मान लो 2 लाख रुपए, और मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है मान लो 5,000 रुपए, और मान लो मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की है 5 लाख रुपए, तो ऐसे में मेरा लॉस यहां पर हो जाता है 2,95,000 रुपए, 2,95,000 रुपए। तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि ये पूरा का पूरा लॉस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यह जो लॉस है यह मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही अलाउ किया जाएगा। तो जनरली आप देखेंगे कि जब आप फॉर्म 16 के अंदर या कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास, जब आप इंटरेस्ट की जो डिडक्शन लेते हैं वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अलाउ की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसकी आप कोई रेंटल वैल्यू नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, रेंटल वैल्यू ना दिखाने की वजह से वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाती है, और उस केस में 2 लाख रुपए तक की ही आपको मैक्सिमम छूट मिलती है। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपने रेंट पर दी है, रेंट आपको आ रहा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का रेंट आपको पूरे साल भर में आता है, और इन दैट सिचुएशन आप म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट भी कर रहे हैं, आप जो है इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहे हैं, तो आपका लॉस 2 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। उसके बाद अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फॉर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और उन्होंने क्या किया, एक लोन लिया। अब लोन पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो आपको पता है इंटरेस्ट की छूट मिलती है, लेकिन इन्होंने ये जो लोन लिया ये आउट ऑफ इंडिया से लिया, मान लीजिए यूएसए से लिया। तो अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई साहब अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना होगा, टीडीएस काटना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो अब अगर मिस्टर एक्स टीडीएस डिडक्ट करके इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो ये जो जितने इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे इनको छूट मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर एक्स क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटते हैं, पूरी की पूरी इंटरेस्ट अमाउंट आउट ऑफ इंडिया पे कर देते हैं। तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी थी और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो इन दैट सिचुएशन यह जो इंटरेस्ट है, यह जो आपने पे किया है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। यह आउट ऑफ इंडिया जो केस है उसी में कवर होगा। आपने जो पैसा है वो इंडिया से बाहर से बोरो किया है, उधार पर लिया है, लोन लिया है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 24, एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया on which tax has not been paid or deducted under chapter 17B and in respect of which there is no person in India who may be treated as an agent under section 163 shall not be deducted in computing the income chargeable under the head house property। तो जिस बैंक से, यूएसए के किसी व्यक्ति से जिससे लोन लिया था, उसका कोई एजेंट इंडिया में अगर नहीं है और आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो इन दैट सिचुएशन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक प्रोविजन आता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। मतलब वो रेंट जो अनरियलाइज्ड रेंट था, जिसकी हमने छूट ले ली थी, हमने देखा था कि अगर कोई रेंट आपका रियलाइज नहीं हो रहा है, आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आपको 4 कंडीशंस कंप्लाई करनी थी, और अगर वो 4 कंडीशंस आप कंप्लाई कर देते थे तो आपको उस अनरियलाइज्ड रेंट की छूट मिल जाती थी। अब मान लो आपने उस अनरियलाइज्ड रेंट की छूट ले ली और 2 साल बाद वो बंदा आपको आकर कहता है कि सर ये रेंट आपका देना रह गया था, ये रेंट आप ले लीजिए। तो इन दैट सिचुएशन वो जो रेंट आपको रिसीव होगा वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की वो आपको दी जाएगी। द अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए टेनेंट, द अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम ए टेनेंट एज द केस मे बी बाय एन एसएससी shall be deemed to be the income from house property in respect of the financial year in which such rent is received or realized। तो जिस साल में आपको वो रेंट रिसीव होगा ना, एक्चुअली उस साल में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी whether the assessee is the owner of the property or not in that financial year। तो ऐसा हो सकता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया था, उस प्रॉपर्टी को बेचने के 2 साल बाद आपको रेंट मिलता है, तो जिस समय आपको रेंट मिला भले ही उसके ओनर ना हो तो भी वो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। हमने पहले जब हमने सेशन किया था तो हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी के लिए ओनर जो है वो होना जरूरी है, लेकिन यहां पर बताया गया कि अनरिलाइज्ड रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन अगर आप ओनर नहीं भी हो तो भी वो रेंट जो है आपका इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। ए सम इक्वल टू दी 30% ऑफ द एरियर ऑफ रेंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन की यहां पर बात की गई है, 30% की वो आपको अलाउ की जाएगी। उसके बाद कई बार हमने देखा है कि जॉइंट ओनरशिप आ जाती है, एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक होते हैं, अक्सर देखा गया है हस्बैंड वाइफ या ब्रदर जॉइंटली जहां पर प्रॉपर्टी ओन की जाती है। तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि जितना जिसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी। वेयर प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स and land appurtenant thereto is owned by 2 or more person and their respective shares are defined, जो उनके शेयर है वो पता है, and ascertainable, such person shall not in respect of such property be assessed as an association of person। तो मान लीजिए ये मिसिज एक्स हैं और ये मिस्टर एक्स हैं, 50-50 इनका शेयर है, तो कहा गया कि 50% जो शेयर है वो मिसिज एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, 50% जो है मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा। हम इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं मानेंगे। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको भी अलाउ होगी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको भी अलाउ होगी। इंटरेस्ट अगर ये पेमेंट करेंगे इनको भी अलाउ होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट इनको भी अलाउ होगी। बट the share of each such person in the income from property as computed in accordance with section 22-25 shall be included in his total income। अब मान लो इस प्रॉपर्टी से रेंट आता है 1,50,000 रुपए का, तो इन दैट सिचुएशन 1,50,000 रुपए में से 75,000 इनके हैंड में टैक्सेबल होगा, 75,000 इनके हैंड में टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखना है कि 30% की डिडक्शन और इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो अलग अलग काउंट की जाएगी। जो छूट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपीस की, तो यहां पर 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं और यहां पर 2 लाख तक की। और अगर ये लेट आउट है, रेंट पर दी गई है, तो जितना इंटरेस्ट पेड और पेबल है वो पूरे की छूट इनको मिलेगी, जितना इनका हिस्सा है उतना। For the purpose of this section, in applying the provision of subsection 2 of section 23 for computing the share of each such person as is referred to in this section, such share shall be computed as if each such person is individually entitled to the relief provided in that subsection। तो बेसिकली बताया गया है कि 2 लाख रुपए की जो छूट बताई गई ना वो इंडिविजुअली दी जाएगी, मिसिज एक्स को अलग दी जाएगी, मिस्टर एक्स को अलग दी जाएगी। चलिए उसके बाद एक लास्ट हमारा प्रोविजन बच जाता है जो बेसिकली क्लबिंग की बात करता है, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट जो है आप स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये क्या करते हैं, ये अपनी वाइफ को 50 लाख रुपीस ट्रांसफर कर देते हैं और इनकी वाइफ जो है इन 50 लाख रुपीस से क्या करती है, एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर बताया गया है कि अगर मिस्टर एक्स कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं मिसिज एक्स के नाम से और उसके लिए उन्होंने मिसिज एक्स से कोई भी कंसीडरेशन नहीं लिया है, कोई भी पैसा नहीं लिया है, तो ऐसे में वो माना जाएगा वो मिसिज एक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है और इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट की जाएगी वो मिस्टर एक्स के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर otherwise than adequate consideration any house property to his or to her spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, or to a minor child, not being a married daughter, shall be deemed to be owner of the house property so transferred। क्या था कि मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मिस्टर
एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, और इस हाउस प्रॉपर्टी से उनको रेंट रिसीव होता था साल का 3 लाख रुपए। और इसके अलावा मिस्टर एक्स बिजनेस भी करते थे, बिजनेस प्रोफेशन से इनकी इनकम थी 5 लाख रुपए। अब मिस्टर एक्स ने सोचा कि मेरी इनकम 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख रुपए हो जाती है और मुझे अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, इस हाउस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ मिसिज एक्स के नाम ट्रांसफर कर देता हूं। इससे क्या होगा, यह जो रेंटल इनकम है यह मिसिज एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगी और वहां उनको छूट मिल जाएगी और कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो इसके लिए यहां पर क्लबिंग का प्रोविजन लाया गया सेक्शन 27 में। कहा गया कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है तो इन दैट सिचुएशन जो है यह जो प्रॉपर्टी है यह मिस्टर एक्स की ही मानी जाएगी और मिस्टर एक्स के ही हैंड में टैक्सेबल होगी। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसे पता कैसे चलेगा, तो ये जब पता चलेगा जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि यहां पर मैन्युपुलेशन की गई है, किसी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल आ रहा था लेकिन अचानक से यह मिसिज एक्स के हैंड में आ जाता है रेंट, और प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर एक्स के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है मिसिज एक्स को विदाउट कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन है 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, वाइफ ने 50 लाख रुपए हस्बैंड को पे किए और वहां पर कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है, कोई भी चीटिंग नहीं की गई है, तो इन दैट सिचुएशन उसके अंदर जो है रेंटल इनकम जो है वो मिसिज एक्स वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन जहां पर कंसीडरेशन है ही नहीं या फिर कंसीडरेशन बहुत कम है, तो इन दैट सिचुएशन जो है जो रेंटल वैल्यू है वो मिस्टर एक्स के ही हैंड में टैक्सेबल होगी। यहां पर एक और बात कही गई कि अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी की गई है तो भी वो मिस्टर एक्स के ही हैंड में टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर मेजर चाइल्ड है जो 18 साल से ज्यादा की एज जिनकी हो चुकी है, तो इन दैट सिचुएशन मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, जो मेजर चाइल्ड है उसके हाथ में वो रेंटल वैल्यू टैक्सेबल होगी। उसके अलावा कहा गया कि अगर यह जो ट्रांसफर हुआ, अगर मान लीजिए डाइवोर्स की वजह से हुआ, मान लो डाइवोर्स दिया है या फिर दोनों अलग अलग रहते हैं और कोर्ट से जो है कोर्ट ने कहा है कि आपको क्या होगा, उनको रहने के लिए जगह देनी होगी, तो इस वजह से यह ट्रांसफर किया गया है, तो इन दैट सिचुएशन जो है वो क्लबिंग नहीं की जाएगी, मिस्टर एक्स के हाथ में रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी, तो इन दैट सिचुएशन जो है मिसिज एक्स के हाथ में ही जो है रेंटल वैल्यू टैक्सेबल होगी। तो ये था आपका इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे, प्रैक्टिकली जितना रेंट आप रिसीव करते हैं उस पर आप म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन देते हैं, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करते हैं और जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसकी आप छूट लेते हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अगेन आपको कहा, लेकिन दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? जब गवर्नमेंट को यह पता होगा कि इस व्यक्ति के पास, इस बंदे के पास इतनी हाउस प्रॉपर्टी है, वहां का इतना रेंट है और यह इतनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपसे टैक्स वसूला जाएगा। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो कहता है कि उसके नाम से 5 हाउस प्रॉपर्टी है, 5 बिल्डिंग उसके नाम से है, तो आप एक हाउस प्रॉपर्टी या 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उनको आपको चेक करना होगा। अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज की जा रही है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं करना है, लेकिन वो खाली पड़ी है तो इन दैट केस आप उनका एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल रेंट कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स देंगे। अगर वो लेट आउट की गई है, प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे और उन दोनों में से जो भी हायर होगा, ज्यादा होगा, उस पर आप टैक्स पे करेंगे।